बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 3 जून और पाकिस्तान में पीर की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर, बल्कि सबसे पहली खुशखबरी, आज इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में बाइज्जत बरी हो गए। जी हां, आप दुरुस्त सुन रहे हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में से इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बाइज्जत बरी कर दिया। उस केस को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया, बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में ये कहें तो दुरुस्त होगा कि उस केस को उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। ये वो केस है जो चौधरी निज़ामुद्दीन, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, कहती थी कि सबसे लीथल केस है और इसमें हर सूरत इमरान खान को सज़ा दिलवाएंगे। याद रखें कि इस केस के अंदर इमरान खान को सज़ाए मौत या कम अज़ कम उम्र कैद की सज़ा सुनाई जा सकती थी। बहुत ही संगीन केस बनाया था कि मुल्क से गद्दारी की है, मुल्क के राज फाश किए हैं, गैर जो दूसरे ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात ख़राब किए हैं और अपने कोड ऑफ कंडक्ट का ख्याल नहीं रखा, साइफर चोरी किया, साइफर लीक किया और मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश की। इस तरह के संगीन इस केस के थ्रू इमरान खान पर इल्ज़ामात थे। और याद कीजिए, चौधरी निज़ामुद्दीन अपने लफाफों के थ्रू रोज़ डराता था पाकिस्तानी अवाम को कि इस केस में नहीं छोड़ेंगे, इसमें तो हतमी हमारे पास जो है वो एविडेंस है। पहले आपको आज का अहवाल सुनाएं कि आज हुआ क्या, किस तरीके से अदालत के अंदर बेआबरू हुए तमाम के तमाम केस बनाने वाले, केस लड़ने वाले। उसके बाद आपको छोटा सा इस पर तज्जिया देते हैं और फिर एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है एक और केस में जो आपके सामने रखते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकरीबन 77 सीटें मिलनी हैं, जो मखसूस नशस्तें ख़वातीन की, वो भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और उसमें काजी साहब की ठीक ठाक ठुकाई हुई है अदालत के अंदर। वो भी मेगा स्टोरी है, फिर बाद में उसके ऊपर बात करते हैं। आज जब साइफर केस अदालत में लगा तो सबसे पहले तो आज के दिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी उसने पूरी काज लिस्ट मीन बाकी तमाम मुकदमे जो है वो कैंसिल किए हुए थे। सिर्फ ये मुकदमा सुनना था और इसको जो है वो फारिग करना था, क्योंकि इस मुकदमे को बहुत लटकाया गया, बल्कि लटकवाया गया चौधरी निज़ामुद्दीन की तरफ से, क्योंकि पीछे इमरान खान के ऊपर और कोई केस है नहीं जिससे उनको जेल में रख सकें। एक केस रह गया, वो भी अभी आपको बताते हैं कि वो कौन सा है। अब जब केस शुरू हुआ तो आज प्रोसिक्यूटर्स ने जिन्होंने केस बनाया हुआ था उन्होंने आकर इसके ऊपर दलाइल देने थे। तो हामिद अली शाह साहब इसमें प्रोसिक्यूटर थे जो तारीखें लेते रहे, इस केस को लंबा चलाते रहे और पिछली 2-3 तारीखों से वो भाग चुके हैं इस अदालत से। और बहाना ये था कि मैं वापस अपने गाँव गया हुआ हूँ क्योंकि अपनी वालदा मेरी बीमार हैं। अल्लाह अगर उनकी वालदा बीमार हैं तो सेहत दे, लेकिन थोड़ी देर के लिए अदालत तो आ ही सकते थे, जाहिर है। आज उन्होंने फिर वही बहाना लगाया हामिद अली शाह साहब ने कि वालदा आईसीयू में, इसलिए मैं यहाँ नहीं आ सकता। और उनकी जगह पर जिस प्रोसिक्यूटर ने आना था वो जुल्फ़कार अब्बास नकवी, वो भी गैर हाज़िर थे। अदालत इस पर भरम हुई और उन्होंने जो इमरान खान के वकील थे उनको कहा, सलमान साहब, कि आप अपने दलाइल जो हैं वो शुरू करें। अब सलमान साहब ने अपने दलाइल शुरू किए और उन दलाइल में 3 चीज़ें सलमान साहब ने रखी। पहली चीज़ तो उन्होंने ये रखी कि जनाब इस केस के अंदर 3 चीज़ें अभी तक गायब हैं। साइफ़र गायब है जिस पर केस बनाया गया, साइफ़र का मतन गायब है, मीन साइफ़र के अंदर था क्या वो नहीं आज तक बताया गया सही तरीके से। और तीसरी चीज़, जो रूल्स बुक हैं जो ये कहती हैं कि इमरान खान लोगों को साइफ़र बता सकते थे या नहीं, या उनके पास साइफ़र कैसे गया, कैसे गुम हुआ, कौन ज़िम्मेदार होगा, वो रूल्स बुक पूरे ट्रायल में कहा गया कि हम नहीं दे सकते। अब आखिर पर कहते हैं कि दे सकते हैं क्योंकि आप केस को वापस रिमांड करवाना चाहते हैं। उसके ऊपर उन्होंने ये भी कहा कि इनके पास सवाए आज़म खान के बयान के और कोई सबूत नहीं है कि साइफ़र की कॉपी इमरान खान के पास थी और वो उन्होंने गुम की है। जिस पर जजेस ने कहा, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने, कि क्या वो तो इमरान खान खुद एडमिट नहीं कर चुके कि साइफ़र मेरे पास था या मेरे तक पहुंचा। तो उसके जवाब में सलमान हैदर साहब ने कहा कि साइफ़र की कॉपी इमरान खान के पास थी या नहीं थी ये प्रोसिक्यूटर ने साबित करना है। इमरान खान का जो इकरार है कि मेरे तक पहुंची वो यहाँ इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि फौजदारी मुकदमे में आपने, प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है कि ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू प्रूव होता है कि ये साइफ़र जो है ये इमरान खान तक पहुंचा है। और जो ये प्रूव करने से कासिर हैं, इनके सामने कुछ नहीं है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 8 और कॉपियां थी जिसमें DGISI के पास कॉपी भी थी, आर्मी चीफ के पास भी कॉपी थी। और जब ये केस बनाया गया तो उस वक्त उन सब ने भी
इमरान खान पर केस ये बनाया गया कि उन्होंने साइफर वापस नहीं किया और गुम कर दिया। उस वक्त तक तो किसी को नहीं पता था कि गुम किया या पास रखा या उनके पास था भी कि नहीं था, लेकिन केस इस प्रिटेक्स्ट पे बनाया। तो उन्होंने कहा 8 और लोगों के पास भी यही कॉपियां थीं और उन्होंने भी वापस नहीं की थी, ना उनसे वापस मांगी गई और ना उन पर केस बनाया गया कि आपने गुम किया या वापस क्यों नहीं किया। और जब इमरान खान पर केस बना दिया गया तो उसके बाद उन्होंने अपनी कॉपियां जो हैं वो वापस की। तो एक ये भी 2 नंबरी इसके अंदर थी। और फिर उन्होंने कहा कि पूरा टाइम ज़ाया करने के बाद नीचे ट्रायल में ऊपर 3 महीने से ज़्यादा अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो गया, अब ये कह रहे हैं कि रिमांड बैक कर दें, और अगर ये किया गया तो फिर ये आर्टिकल 13 की जो है वो खिलाफ वर्जी होगी, क्योंकि फ्री ट्रायल जो है वो इमरान खान का हक था और फ्री ट्रायल इनका भी हक था, दोनों को मिला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक कह रहे हैं, नीचे तो ज़ाहिर है इमरान खान को फ्री ट्रायल नहीं मिला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ज़ाहिर है बात सुनी गई और तरीके से चली, डिले ज़रूर किया गया इमरान खान के केस को, लेकिन बात तो सुनी गई वहाँ। तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 13 की ये खिलाफ वर्जी होगी, इसको रिमांड बैक ना किया जाए। खैर उसके बाद प्रोसिक्यूटर खुदा खुदा करके पहुँचे, क्योंकि आज भी वो तारीख लेना चाहते थे, लेकिन अदालत ने कहा आज ही केस ख़त्म करना। जब पहुँचे तो अदालत ने उनसे पूछा कि आज़म खान के बयान के अलावा आपके पास कुछ है। ये याद रखें कि आज़म खान को अगवा किया गया था, तशद्दुद किया गया था और ज़बरदस्ती ये बयान लिया गया था कि साइफ़र उन्होंने इमरान खान को देना। और यहाँ पर यह भी याद रखें कि बहुत सारे सियासतदान जो आज़म खान के ऊपर तनकीद किया करते थे, इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि उनमें मरदम शरासी नहीं है, तो यहाँ पर वो लोग भी गलत साबित हुए। इंसान है इमरान खान, उनसे भी गलती होती है, लेकिन इमरान खान के जो करीब तरीन लोग थे जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनके साथ काम करते थे, ज़ाहिर है आज़म खान थे, दूसरे शहजाद अकबर थे, तीसरा मैं था। आप अगर गौर करें तो आज़म खान ने इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई ऐसा बयान नहीं दिया आखिरकार हतमी तौर पर जिसमें वो कोई ऐसा झूठा बयान देते जिससे इमरान खान फंसते। और आज अल्लाह का शुक्र है कि इसमें इमरान खान सुरखरू हुए, शाह महमूद कुरैशी सुरखरू हुए और आज़म खान भी सुरखरू हुआ। वो दलेर निकला, वो वफ़ादार निकला, और इमरान खान अगर उनके ऊपर ट्रस्ट करते थे, उनका एहतराम करते थे, तो इमरान खान ने वो साबित किया, आज़म खान ने वो साबित किया कि उन पर दुरुस्त एतमाद था, इमरान खान का दुरुस्त उन पर ट्रस्ट करते थे, वो वाकई एक मैन ऑफ इंटेग्रिटी है। उसके साथ साथ शहजाद अकबर साहब ने भी इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं दिया और उन्होंने भी साबित किया कि वो इमरान खान के साथ अभी तक बेहतरीन तरीके से खड़े हैं। बहरहाल फिर अदालत ने प्रोसिक्यूटर से पूछा कि ये किस तरह का केस था कि 342 होता है जो जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ है, उसका जो बयान होता है, हतमी बयान जो उसने जमा करवाना होता है। उन्होंने कहा कि 342 का बयान इमरान खान का रिकॉर्ड होता है दोपहर को, शाह महमूद कुरैशी का और इमरान खान को, और उसी वक्त 77 पेजेस का प्री रिटन, क्योंकि उस टाइम तो लिखी नहीं जा सकती 77 पेजेस लिखने के लिए आपको, चलो कोई बहुत जल्दी लिखेगा तो 24 घंटे तो दरकार होंगे ना, वैसे तो कई दिन और हफ्ता 1.5 हफ्ता भी लग जाता है जजेस को, जल्दी से जल्दी मैं कह रहा हूँ, वैसे तो कई साल या 6 महीने जजमेंट्स कई दफ़ा नहीं आती। लेकिन उन्होंने कहा कि 77 पेजेस उसी वक्त प्री रिटन जजमेंट के आपने दे दिए। ये कहाँ का कानून है, कहाँ का इंसाफ है, ये किस तरह का कंडक्ट है? ये जस्टिस साहब ने पूछा, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने, कि ये कैसा कंडक्ट था जज साहब का। फिर उन्होंने ये भी पूछा कि जो इमरान खान को सरकारी, उनका वकील तो उनसे छीन लिया था, जो उनको सरकारी वकील दिए थे, उन्होंने कभी पहले कत्ल के किसी केस का ट्रायल किया है? क्योंकि जाहिर है इसमें तो सजाए मौत इमरान खान को हो सकती थी, ये कत्ल का ट्रायल ही था एक किस्म का। तो उन्होंने कहा कि कभी उन्होंने सजाए मौत जिस केस में हो सके, दूसरे लफ्ज़ों में कत्ल मैंने कह दिया, सजाए मौत का ट्रायल कभी किया जिसमें मुलजिम को सजाए मौत हो सके? इसके भी कागजात जमा करवाएं। ज़ाहिर है वो बेचारे ऐसे ही पकड़ लिए थे, बेचारे जूनियर लोग, उन्होंने कहाँ किया था, वो तो खाना पूरी करके चौधरी निज़ामुद्दीन अंधे हुए थे उस टाइम के, सज़ा दिलवानी है, हर सूरत सज़ा दिलवानी है, जो मर्जी हो जाए। तो पामाल किया गया सब कुछ को, और आज ये पड़ा है वो सब कुछ आपके सामने। अदालत ने फैसला महफूज किया और फिर साथ ही सुनाया कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी इसमें बरी हैं। अब इसमें मेरा मुख्तसर तज्जिया, और वो ये है कि ये सबसे बड़ा केस बनाया गया था, बताया गया था कि इस केस में आपको हर सूरत सज़ा देनी है, और इसका फैसला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नहीं सुनाया, इसका फैसला आपने सुनाया। अब आप कह रहे होंगे आप हमने कैसे सुनाया, हम तो घर बैठे हुए थे। जब 8 फरवरी को आपको कह रहे थे कि वोट डालने निकलें, तो आपको बहुत सारे लोग जैसे सोहेल वड़ाइच साहब और दूसरे लोग तज्जिया करते थे कि तहरीक इंसाफ के लोगों ने निकलना नहीं, निकले तो मुक्तदरा ने वोट काउंट नहीं होने देने, ये हुआ तो ये होना है, ये हुआ तो ये होना है। तो आपको डिस्करेज किया जाता था कि आपने वोट नहीं डालना।
हम आपको बार बार कहते थे कि आपने वोट डालना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीते ना जीते इस बात को छोड़ दें, आगे क्या होना है। अब भी अक्सर लोग मुझसे मिलकर पूछते हैं कि जी आगे क्या होगा। मैं उनसे वापस सवाल पूछता हूं कि आगे ये होगा या ये होगा, कि अमीन के आगे सब कुछ अच्छा होगा या सब कुछ बुरा होगा। दोनों सूरतों में क्या आप सच का, हक का रास्ता छोड़ देंगे? अगर आज कोई मुझे बताए कि आगे कुछ नहीं होगा जी, अगले 10 साल चौधरी निज़ामुद्दीन ऐसे ही बैठे हुए हैं, तो क्या मैंने अपनी जस्तजू छोड़ देनी है, उसमें कोई कमी आ जानी है? मैं उनसे पूछता हूं क्या आपने साइड बदल लेनी? तो आगे से उनका जवाब होगा नहीं। तो फिर मैं पूछता हूं कि फिर आप इस बात का फिक्र या इस बात का सवाल भी क्या क्यों करते हैं कि आगे क्या होगा? आगे जो भी होगा, हमने तो सफ़र उस सिमत करना है जो हमें दुरुस्त लगता है, और उस साइड पे खड़े होना है जो हमें दुरुस्त लगती है। बहरहाल, कहने की बात यह है कि साइफर का केस जो है वो आपने फैसला किया ना 8 फरवरी को आप खुलकर बाहर निकलते। खुलकर का मतलब आप पे पाबंदियां तो बहुत थी, लेकिन आपने दबा के वोट दिया। वो जो 8 फरवरी को आपने वोट दिया, उसने एक एनर्जी पैदा की। मैं बार बार आपको कहता हूं कि लॉ ऑफ फिजिक्स है, जाहिर है यहां फिजिक्स तो नहीं हो रही, लेकिन आपको बताने के लिए कि लॉ ऑफ फिजिक्स है कि आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, रीशेप कर सकते हैं, उसकी शेप चेंज कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये फिजिक्स का बुनियादी असूल है। तो जो एनर्जी आपने सिस्टम में 8 फरवरी को निकल के भर दी थी, उसकी शक्ल तो कोई और निकल सकती है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती थी। उसकी शक्ल निकली 6 जजेस के खत में, और उस शक्ल की वजह से आज ये फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आया है। ये फैसला आपने सुनाया, आज इमरान खान को आपने बरी किया है। अगर आप 8 फरवरी को बाहर ना निकलते तो आज इमरान खान को इस केस में सजा हो रही होती, वो बरी ना होते, आज पाकिस्तान आगे ना बढ़ रहा होता, पीछे होता। तो आपने एक बात आइंदा के लिए याद रखनी, कोई आपको कुछ भी बताए कि इस काम के करने से कोई फायदा नहीं, दफा करो। आपने कभी, क्योंकि किस लिए इस्लाम के अंदर हमारे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बताया, हमारे अल्लाह ने हमें बताया कि मायूसी गुनाह है। ये किस लिए बताया? इसलिए कि आपको नहीं पता होता मोड़ के आगे क्या है, ये आपके रब को पता होता है कि ये मोड़ मुड़ने के बाद क्या मंजर होना है आपकी ज़िंदगी में। इसलिए जो उस वक्त का मेरिट बनता है ना, उस मोमेंट का दुरुस्त फैसला है, वो आप कर दीजिए, बाकी अल्लाह पे छोड़ दीजिए। अच्छा, इस पर लंबी बात हो गई, बात लंबी डिजर्व भी करता था ये सारे का सारा केस। आखिर पर सिर्फ आपको बता दूं कि अब इमरान खान जेल में सिर्फ इस वजह से हैं कि वो शादीशुदा है, कि उन्होंने बुशरा बीबी से शादी क्यों की थी, ये तकलीफ है किसी को, तो इसलिए इमरान खान जेल में। उन पर इस वक्त कोई केस नहीं है। उनकी अगर कोई छोटे मोटे केस उन पर 9 मई में ये किया वो किया डालें तो उन सब में जमानते हैं। इमरान खान एक केस की वजह से इस वक्त जेल में है, और वो है कि जी उन्होंने बुशरा बीबी से शादी क्यों की थी। अब हमें ये समझ नहीं आई कि ये कितना बड़ा जुर्म है इमरान खान का कि उन्होंने शादी की हुई है, और उस शादी की वजह से इस वक्त वो जेल में। अगर वो केस जो आपको पता है कि मिली भगत से, खाबर मानिका से वो तकरीरें करवा के और सब गंद उछाल के अब दोबारा उसको नीचे से जज ने फैसला सुनाना था, गैर कानूनी तौर पर उन्होंने फैसला नहीं सुनाया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेजा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब नए जज को दे दिया, मजूका साहब हैं कोई, और उन्होंने 25 जून की अब उसको लटकाया जा रहा है ताकि चौधरी निज़ामुद्दीन प्लान करे। अब आप गौर कीजिए कि नॉर्मल छोटी अदालतों के अंदर 2 4 5 दिन की पेशी पड़ती, जब हम पे ट्रायल चल रहे हैं तो कहा जाता था 6 दिन से ज़्यादा की पेशी नहीं मिल सकती, 5 दिन से ज़्यादा की पेशी नहीं मिल सकती। सीधा 25 तारीख की पेशी डाली है, और इस वजह यह कि चौधरी निज़ामुद्दीन को मौका दिया जाए कि कोई और केस बना लें। लेकिन जो भी बना लें, हालात अपनी करवट ले चुके हैं, पाकिस्तान बदल चुका है, आपके वोट से सब कुछ बदल चुका है। अब वो सब कुछ नहीं हो सकता जो पहले होता है। माजरत जी। अच्छा जी, अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ, और वो खबर है जो कुछ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ। वो भी आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन है, इसलिए कि आज जो इस वक्त के अदालती फ़रौन बने हुए हैं, माजरत के साथ सबसे बड़े जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, आज उनकी अदालत के अंदर वो दुर्गत बनी है कि देखने वाली थी। काश आपने लाइव ट्रांसमिशन देखी हो। तो आज के केस के अंदर आपको पता है कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पटिशन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सीटें जीती आज़ाद, उनके ऊपर जो ख़वातीन की मखसूस नशस्तें शायद 77 के करीब बनती हैं या उससे ज़्यादा बनती हैं, वो उनको नहीं दी गई थी, उनसे छीन के दूसरे लोगों को दी गई थी। याद कीजिए, इसके ऊपर 3 रुकनी जजेस थे, 3 जजेस, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मज़हर और जस्टिस अतर मिनल्ला। इनके बेंच ने एक फैसला तो दे दिया था कि जो तहरीक इंसाफ से सीटें छीनी गई उनको देनी है कि नहीं बाद में फैसला करेंगे, लेकिन जो दूसरी पार्टीज़ को दी गई हैं वो
उस हद तक उन्होंने फैसला कलअदम कर दिया था और दूसरी पार्टी से वो मेंबर वापस ले लिए थे। अब आज उसकी समाअत हुई। जब उसकी समाअत हुई अदालत के अंदर तो काजी साहब हस्बे तौफीक बहुत उछल रहे थे, इधर से उधर, उधर से उधर। और जब जजेस ने उसमें रिमार्क्स देना शुरू किए तो काजी साहब ने एक मौके पर शुरू में ही कहा, क्योंकि काजी साहब के पास और प्रोसिक्यूशन के पास ना कोई आर्गूमेंट है और ना ही उनके पास कोई दलील है, ना सबूत है। बस काजी साहब बार बार मिसकंडक्ट कर रहे थे, बदतमीज़ी कर रहे थे और दूसरे जजेस की तहकीर करने की कोशिश कर रहे थे। जब जस्टिस मुनीब ने कोई सवाल पूछा तो काजी साहब बीच में उचक कर आए और उन्होंने कहा, यह सवाल बाद में कीजिएगा, पहले आगे ज़रा प्रोसीड कीजिए और पहले आगे केस सुने, पहले से जहन बनाकर तो हमें नहीं बैठना। दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने जस्टिस मुनीब को कहा कि आप पहले से जहन बनाकर बैठे हैं, जिस पर जस्टिस मुनीब सीधे हो गए आज। पहले वो बहुत ही, एक तो लाइक जज हैं और एक बहुत ही धीमे जज हैं। वो जैसे जस्टिस अतर मिल्ला लाइक भी हैं लेकिन इतने धीमे नहीं हैं, ये बहुत धीमे जज हैं जस्टिस मुनीब, तो वो अमूमी तौर पर धीमे रहते हैं। आज वो सीधे हो गए। उन्होंने कहा, दिस इज़ अनफेयर कॉमेंट एंड आई विल नॉट टॉलरेट एंड एक्सेप्ट इट। दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने काजी फायज़ ईसा को शट अप कॉल दी और उन्होंने कहा कि ये फुल कोर्ट है, यहाँ पर बैठे हर जज को ये बिल्कुल इस्तेहकाक हासिल है कि वो सवाल करे, अपनी मर्ज़ी के सवाल करे और कोई यहाँ पर दिमाग बनाकर नहीं बैठा हुआ। केस सुना जाएगा और मेरिट पर फैसला किया जाएगा और कोई किसी को ना टोके। सीधी शटअप कॉल दी। काजी साहब कुर्सी के ऊपर उछले इधर उधर, लेकिन कुछ ज़्यादा ना कर सके। अच्छा जी, फिर आगे जस्टिस मंदोखेल ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाए। उन्होंने कहा कि आर्टिकल जो 17 है उसके तहत आप हमें यह बताएं कि क्या सियासी जमात भी ख़त्म हो गई थी। बल्ले के निशान का आज केस तो नहीं था, लेकिन भिगो भिगो के आज बल्ले के निशान के ऊपर किसी की दुर्गत बनी और हर जज ने इनडायरेक्टली कहा कि वो फैसला गलत किया गया था, झूठा था वो फैसला भी। डायरेक्ट नहीं कहा किसी ने, लेकिन इन्फर यही हो रहा था स्टेटमेंटों से। तो जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि आर्टिकल 17 के तहत बताएं कि जब बल्ले का निशान छीन लिया तो क्या सियासी जमात भी ख़त्म हो गई थी? क्या उसका जनाजा पढ़ा दिया था? सब कुछ ख़त्म हो गया था? क्योंकि सियासी जमात तो ख़त्म नहीं हो सकती। और फिर उन्होंने कहा कि ये भी बताएं कि जब उम्मीदवार इलेक्शन लड़ता है तो क्या उम्मीदवार लड़ता है या जमात लड़ती है? क्योंकि उम्मीदवार को खड़ा तो जमात करती है, पीछे तो जमात खड़ी होती है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो वोट थे लोगों ने वो पार्टी को दिए, भले इनसे बल्ले का निशान छीन लिया, लेकिन पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ने एक पार्टी के तौर पर इलेक्शन लड़ा और उन्होंने अपने वोटर को कहा कि हमारा जो कैंडिडेट है वो ये है, आप इसको वोट दें। तो जब आर्टिकल 17 के तहत आप पार्टी को ख़त्म नहीं कर सकते, निशान छीन भी लिया आपने, पार्टी का जनाजा नहीं पढ़ा सकते, पार्टी ने उम्मीदवार खड़े किए, उन उम्मीदवारों को लोगों ने वोट इसलिए दिए कि वो उस पार्टी के थे, तो असल में पार्टी को वोट दिए, तो फिर मखसूस नशिस्तें आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं? इस केस को यहाँ पर जस्टिस मंदोखेल के इस कॉमेंट ने असल में ख़त्म कर दिया, कंक्लूड कर दिया। आप ये समझें कि इस केस की भी तबाही निकल गई। यहाँ पर भी जस्टिस काजी फायज़ ईसा और चौधरी निज़ामुद्दीन की बीच चौराहे तबाही निकल गई। आगे चलते हैं। आगे जो है वो सलमान अकरम राजा साहब की आपको पिटीशन याद करें जो वो लाहौर हाई कोर्ट लेकर गए थे और यही उन्होंने कहा था कि निशान छीन लिया लेकिन पार्टी ख़त्म नहीं होती। निशान छिन जाने के बावजूद पार्टी रहती है और हमें तहरीक इंसाफ का ही कंसिडर किया जाए, भले निशान नहीं और हम सब आज़ाद लड़ेंगे लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से। और लाहौर हाई कोर्ट ने उस वक्त, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब प्रेशर में थे उस वक्त के चीफ जस्टिस, आज चीफ जस्टिस बड़े दलेर और ईमानदार हैं और वो उस तरह से प्रेशर में नहीं। पुराने चीफ जस्टिस भी भले आदमी थे लेकिन जाहिर है प्रेशर में थे। और उस वक्त जो लाहौर हाई कोर्ट थी उसने वो केस भेज दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पे फैसला करे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सलमान अकरम राजा की ये पिटीशन जो है ये रद्द कर दी। अच्छा जी, इसके बाद जो अगले ऑब्जर्वेशन थी वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की थी। बहुत ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन थी। उन्होंने ये कहा कि शमूलियत पर तो एतराज़ नहीं किया। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर शामिल हो रहे थे तो इलेक्शन कमीशन ने कोई एतराज़ नहीं किया, खामोश रहे। 3 दिन की जो डेडलाइन थी कि आज़ाद जीत कर आने वाले लोगों ने 3 दिन के अंदर अंदर किसी जमात में फ़ैसला करना है, तो 3 दिन कोई एतराज़ नहीं लगाया गया। उन्हें यह भी नहीं बताया गया कि बाद में आपको सीटें नहीं मिलनी, आप शामिल ना हों। पूरी पीटीआई को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल भी होने दिया, उस फैसले को माना भी और बाद में सीटें देने से इनकार कर दिया। ये तो पूरी की पूरी उन्होंने कहा कि मिसकंडक्ट है, ये तो इलेक्शन कमीशन ने गलत गाइड किया है और इलेक्शन कमीशन के लेवल के ऊपर ये एक मिसकंडक्ट हुआ है।
और 3 दिन का जो डेडलाइन थी वो निकाल दी ताकि ना वो ज्वाइन कर सकें और ना उनके पास वक्त रह जाए। बहरहाल ओवरऑल बुरा दिन था। काजी साहब जो है वो अदालती तौर पर मैं कह रहा हूँ, अदालती तौर पर जब वो देखते थे कि इलेक्शन कमीशन बरहना हो रहा है या चौधरी निज़ामुद्दीन साहब का पूरा नैरेटिव बरहना हो रहा है, तो काजी साहब अपनी दस्तार उतार कर उसको ढांपने की कोशिश करते थे, उस नैरेटिव के बरहना होने को। लेकिन उस ढांपने के चक्कर में काजी साहब खुद नंगे कुर्सी पर, मैं दोबारा अदालती तौर पर कह रहा हूँ, अदालती तौर पर खुद नंगे सामने बैठे होते थे, खुद नंगे हो जाते थे, लेकिन बेचारे कभी ईसीपी को ढांपते फिरते थे, कभी चौधरी निज़ामुद्दीन के बयानिए को ढांपते फिरते थे। लेकिन आज कोई पेश जा नहीं रही थी। जस्टिस मुनीब, जस्टिस आयशा, जस्टिस मंदोखेल, जस्टिस अतर मिन्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने ऐसे ऐसे सवालात किए कि काजी साहब को समझ नहीं आ रहा था कि जाऊं तो जाऊं कहाँ, एक्सटेंशन पाऊं तो कहाँ से पाऊं, क्योंकि ये तो काम हाथ से निकल रहा है। तो मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूं कि अगर बड़ा कोई बचाल चौधरी निज़ामुद्दीन ना बर्पा कर सके तो इस केस का हाल भी साइफर वाले केस की तरह होने जा रहा है। कल 11:30 बजे दोबारा इस केस को सुना जाएगा। मुझे लग ये रहा है कि ये केस भी अल्लाह के करम से फारिग हो गया और आपको इसमें भी सुरखरू होंगे आप, पाकिस्तान की कौम जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया था, और ख़ुसूसन पाकिस्तान की ख़वातीन जिनका हक है इन सीटों के ऊपर, जिन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ ये जंग लड़ी है, जेलें काटी हैं, मर्दों से आगे निकल कर उन्होंने कौम के साथ वफादारी की है और ईमानदारी के साथ अपना जो उनका एक सिटीज़न के तौर पर अपने आइन के साथ कॉन्ट्रैक्ट है उसको पूरा किया है। बहरहाल ये केस भी मुझे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। काजी साहब ने बीच में बहुत सारी ऐसी बातें की कि जिनका शायद यहाँ पर हम तज्जिया करें वक्त बर्बाद होगा, लेकिन काजी साहब आज उसमें बिल्कुल परेशान थे। अच्छा जी, अगली खबर क्विकली आपको बता दें कि आपको बताया था कि PMLN की तीनों सीटें फारिग हो रही हैं इस्लामाबाद से। आज PMLN वाले बाजमात तीनों MNA उनके जो इस्लामाबाद से जीते हुए हैं, वो बाजमात आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास गए और उन्होंने कहा कि हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बचाओ, हमें जस्टिस जहांगीरी से बचाओ, हमारा ट्रिब्यूनल चेंज कर दिया जाए, किसी और जज के सामने केस लगा दिया जाए। क्यों जस्टिस जहांगीरी आपको कुछ कतारियाँ निकालते हैं, मीन आपको टिकल करते हैं, मतलब आपको क्या होता है, किस वजह से उनका आपने चेंज करवाना है? क्योंकि फॉर्म 45 नहीं है। उन्होंने जो फैसला किया है वो ये किया है कि आए फॉर्म 45 लाएं और जो आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं और जो वहाँ पर आपके जितने भी अमला है जो ज़िम्मेदार था इसका, वो आकर हल्फ भी दे और आपको जो है वो फॉर्म 45 बताए कि असल वाला कौन सा, और अगर उन पर नहीं तो नून लीग का उम्मीदवार खुद आकर कहे कि ये फॉर्म 45 असल है और उस पर हल्फ दे दे और बात आगे चलाते हैं। अब ये झूठा हल्फ तो कोई नहीं देगा वहाँ पर। तो इस सिचुएशन के मुताबिक अब भागने की तैयारी की गई है। इन्होंने इलेक्शन कमीशन को जो है वो अप्लाई किया है। आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन भी कल फौरी तौर पर इस पर फैसला दे देगा कि ट्रिब्यूनल हमने चेंज कर दिया। बाद में ये अदालत में चैलेंज होगा उनका फैसला और मुझे उम्मीद है कि उड़ जाएगा, लेकिन चौधरी निज़ामुद्दीन के कहने पर ये दरखास्तें दी गई हैं और फ़ौरन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पर फैसला देगा। अच्छा जी, एक दो और ख़बरें थी लेकिन फिर वीलॉग लंबा हो गया। एक ख़बर आपको दे देते हैं कि दारुल हुकूमत के हालात ऐसे हैं कि एक सऊदी शहरी है उनको लूट लिया गया, उससे पहले एक पोलैंड के शहरी को लूटा गया, फिर एक अमरीकी शहरी खातून और उनकी बेटी को लूटा गया। तो ये किस्मत ज़िमरी साहब की रिपोर्ट है। किस्मत ज़िमरी बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, उनको ज़रूर पढ़ा करें, सुना करें, बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं वो। और उनकी रिपोर्ट ये है कि ये एक हफ़्ते में मुतअद्दिद गैर मुल्की जो हैं वो इस्लामाबाद में लूटे गए हैं। तो एक तो आप अब कोई भी बाहर से जाता है या पाकिस्तान के अंदर से भी बाहर निकलते हैं तो मोहतात रहिए। जब ऊपर बड़े बड़े चोर बैठे हैं तो नीचे वाले चोर कहते हैं हम भी अपना काम चलाएं, तो लॉलेसनेस बनी हुई है। तो ये एक हफ़्ते के वाक़यात हैं। और दूसरी तरफ हमारे चौधरी निज़ामुद्दीन कहते हैं कि सब कुछ पकड़ में है और SIFC से हमने इन्वेस्टमेंट भी करवानी, पेज इन्वेस्टमेंट, जो को बेचारा कोई थोड़े से पैसे जेब में लेके अपना को सौदा सलफ लेने निकलता है तो उसके साथ तो ये हाल कर रहे हैं आप। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ किसने लानी है? बहरहाल इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।